नेहा का स्वभाव अब दिन ब दिन बहुत खराब होने लगता है, क्योंकि उसके नजरिए में उसके ससुराल वाले अब पूरी तरह से पूरे बन चुके होते हैं। फिर ऐसे ही एक रोज, अरे नेहा बेटा, कैसी हो तुम? सुना है तुम अपना पहला प्रोजेक्ट कर रही हो। हाँ आंटी, अभी एक हफ्ते पहले ही काम शुरू हुआ है और बस यही उम्मीद है कि सब कुछ एकदम अच्छे से हो जाए। चलो अच्छा है। और बेटा, तुम इतनी ईमानदारी और पूरे मन से काम करोगे तो काम भी अच्छा ही होगा। और तुम्हारी ये प्रगति देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। अरे हम तो खुश हैं, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि इसके घर वाले इसके लिए खुश हैं। लेकिन आप मेरे घर वालों के बारे में ऐसा क्यों कह रही हो आंटी? वो सभी लोग तो मेरे काम से बहुत ज्यादा खुश हैं। अरे पर हमें ऐसा नहीं लगता ना। उत्तरा जब भी हमसे मिलती है तो तुम्हारे विषय में बात करते समय उसके चेहरे पर जरा भी मुस्कान नहीं होती। हाँ बेटा, और मेरे ये कह रहे थे कि हंसराज भाई भी तुम्हारी प्रगति से थोड़ा जलते हैं। अब उनके हाव भाव से तो साफ पता चलता है ना, इसीलिए हमने ऐसा बोला। क्या? मोहल्ले की औरतों की ये बातें सुनकर नेहा अब काफी हैरान हो जाती हैं। पल में मुझे ऐसा लगता है कि बेचारे मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। ये मोहल्ले वाले तो छल कुकड़े ही होते हैं। इनका तो यही काम होता है कि दूसरे के परिवार में आग लगाना। लेकिन दूसरे ही पल मुझे भाभी की बातें भी याद आती हैं और असलियत दिख जाती है। इसका मतलब वाकई में मेरे ससुराल वाले बहुत बुरे हैं और उनकी चिंता और उनकी खुशी, वो सब तो बस फालतू का ड्रामा है। चलो अच्छा है जो मुझे ये सब अभी शुरू शुरू में ही समझ आ रहा है। फिर रात में, अरे नालायक, 50 बार फोन किया मैंने तुझे, लेकिन तुझे एक भी बार मेरा मिस कॉल दिखा नहीं क्या? ऐसे कौन से बॉर्डर पर जंग लड़ने गई थी तू? सॉरी माँ, मैं तो बस वो कामों में उलझ गई थी, इसलिए मैं आपको वापस कॉल ही नहीं कर पाई। अरे क्या हुआ? तेरी आवाज इतनी उदास सी क्यों लग रही है? सब ठीक तो है ना वहां पर? हाँ माँ, सब ठीक है। बड़ी चालाक है रे तू। मुझे कहती है कि कामों में उलझी है और इसलिए कॉल नहीं कर पाती, लेकिन दीपिका से गप्पे मारने के लिए बराबर तेरे पास ढेर सारा समय होता है। अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे बकवास बंद कर अपनी, मैं सब जानती हूँ। देख नेहा, अपनी भाभी की बातों में कभी मत आना। वो एक नंबर की पागल औरत है। वो तुझे भी अपनी तरह ही बना देगी। जया कॉल पर लेक्चर देने लगती है और नेहा बस उसकी हाँ में हाँ मिलाती रहती है। ऐसे ही एक दिन जब नेहा का जन्मदिन होता है, तभी वो देखती है कि सभी घरवाले शहर के बाहर किसी काम में गए हैं और वो सब रात में लौटने वाले हैं। मुझे लगा कि आज कोई सरप्राइज होगा मेरे लिए, लेकिन नहीं। मेरे ससुराल वालों को तो मेरा जन्मदिन याद तक नहीं है। उन तीनों का तो छोड़ ही दो, लेकिन भुवन को तो पता था ना। लेकिन उसने तो मुझे विश भी नहीं किया और अब प्रॉपर्टी के काम के चलते आज के ही दिन उन्हें जाना था। शुरुआती में बस सभी मेरे सामने आदर्श बनने की एक्टिंग कर रहे थे ताकि मैं पिघल जाऊं और उनकी सेवा में जुट जाऊं। नेहा को अब बहुत गुस्सा आता है। फिर जब घर वाले वापस लौटते हैं, तभी भुवन बुके और केक लेकर आता है और वो नेहा को विश करता है। आई एम रियली सॉरी नेहा, दरअसल काम के प्रेशर में मैं सच में ये भूल ही गया था कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। हाँ बेटा, अगर हमें पहले पता होता तो आज हम शहर से बाहर जाते ही नहीं। लेकिन अभी दिन खत्म होने पर इस निकम्मे को याद आया और इसने आते आते ये केक और गुलदस्ता ले लिया तुम्हारे लिए। हाँ बेटा, लेकिन हमारी तरफ से हम तुम्हें बाद में एक बड़ा सा तोहफा देंगे। चलो अब जल्दी से ये केक कट कर लेते हैं और डिनर के लिए बाहर चलते हैं। और कल घर पर एक बड़ी और शानदार पार्टी रखेंगे तुम्हारे लिए। तुम तो चुप ही रहो भुवन, और आप दोनों को भी मुझे तोहफा देने की कोई जरूरत नहीं है। आज मेरा इतना बड़ा दिन था, लेकिन आप दोनों को वो भी याद नहीं रहा। अरे आप सभी लोग झूठे हो, बस ऊपर ऊपर से प्यार दिखाया करते हो, लेकिन धीरे धीरे करके बाकी ससुराल वालों की तरह आप भी वैसे ही बनते जा रहे हो। लेकिन अब बस,
मुझे अब किसी से कोई बात ही नहीं करनी। ऐसा कुछ भी नहीं है नेहा, मेरी बात तो सुनो। अरे क्या हो गया है इसे? जब देखो तब गुस्से में ही रहती है और हमसे तो हमेशा ऐसी बात करती है मानो जैसे हमने कुछ गलत कर दिया हो इसके साथ। जाने दीजिए ना, अभी तो वो गुस्से में है और ऐसे में उससे बात करना सही नहीं होगा। भुवन बेटा, कल हम इसे अच्छा वाला सरप्राइज देंगे। घर में एक बहुत बड़ी पार्टी रखेंगे हम। प्रीशा पूरे घर को सजाएगी और मैं सबके लिए खाना बनाऊंगी। और हंसराज जी, आप थोड़ी सफाई की ड्यूटी कर लेना। और तू भुवन बेटा, तू सारी तैयारियों की देखरेख करना। हाँ माँ, ये बेस्ट रहेगा। दरअसल देखा जाए तो सारी गलती मेरी ही है। पता नहीं उसका जन्मदिन मैं कैसे भूल गया। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है कभी कभी। लेकिन याद रहे कि आइंदा से ऐसा कभी ना हो। वो तुम्हारी बीवी है और उसकी छोटी से छोटी खुशी का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ पापा, समझ गया मैं। फिर अगले दिन जब वो लोग पार्टी की तैयारी करते हैं और बाहर गई हुई नेहा घर लौटती है, तभी वो सरप्राइज देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। ये सब क्या नौटंकी है? सॉरी नेहा, मैं तुम्हारा जन्मदिन भूल गया था और तुम्हारा गुस्सा करना बिल्कुल जायज है। लेकिन मुझे माफ करके अपने मूड को ठीक कर लो ना और हम सबके साथ अपना जन्मदिन मनाओ। हाँ भाभी, देखिए, आपके बर्थडे के लिए मैंने पूरा घर सजाया है। पूरे 4 घंटे लगे मुझे। लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ मैं। और बेटा, मैंने तुम्हारी पसंद का सारा खाना बनाया है। और तो और वो मावा केक भी बनाया है मैंने, जो तुम्हें बेहद पसंद है। हाँ बेटा, और भुवन ने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। उस पर वाकई में काम का बहुत प्रेशर था। तुम चाहो तो हम सब उसकी तरफ से माफी मांगते हैं तुमसे। अरे तुम इस घर की बहू नहीं, बेटी हो, और घर की बेटी इस तरह से उदास हो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे ऐसे में तो घर की रौनक चली जाती है। अरे बस कीजिए आप सभी लोग, कितनी ओवर एक्टिंग करते हो। वाह, आप सबको तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। अगर आप सबके लिए मैं इतनी ही जरूरी होती और आप सबको मुझसे इतना ही प्यार होता, तो आप लोग मेरा जन्मदिन याद रखते। लेकिन आप सबने नहीं रखा और अब ये दिखावे के लिए पार्टी रखी है। अरे शुरुआत से लेकर आज तक आप लोग बस दिखावा ही करते आए हो। यहाँ पर तो कोई मुझसे सच्चा प्यार ही नहीं करता। सही कहते हैं लोग, ससुराल वाले सब शुरू में ही अच्छे रहते हैं, फिर आगे चलकर ऐसा रंग बदलते हैं कि उसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? एकदम सही कह रही हूँ मैं माँ जी। शादी के बाद 2 दिनों तक आप सब मेरे साथ अच्छे से रहें, लेकिन उसके बाद जब मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, तभी आप सबने ड्रामा किया और मुझे घर पर रुकने के लिए कहा। मुझे तो मोहल्ले की औरतों ने भी बताया था कि कैसे आप दोनों मेरी प्रगति से नाखुश हो। जलते हो आप मुझसे। और तुम प्रीशा, तुम तो बस टाइम पास करने के लिए ही मेरा इस्तेमाल करती हो। और ये मेरा पति, ये तो मेरा जन्मदिन तक भूल गया। फिर ऐसे तोखले और फेक लोगों के लिए मैं अपने मन में प्यार क्यों रखूं? और इसीलिए मैं आप सबके साथ ऐसे टेढ़े तरीके से बर्ताव कर रही हूँ, क्योंकि आप सभी लोग उसी लायक हो। बस करो नेहा, अब अगर तुमने मेरे माँ या पापा के साथ इस तरह से बात की, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और अब मैं अच्छे से समझ रहा हूँ कि मायके से आने के बाद तुम इतनी क्यों बदल गई हो। अब तुम ही बताओ नेहा बेटा, कि हम किस तरह से साबित करें कि हमारे मन में कोई मेल नहीं है। हम वाकई में तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। तो हम भला तुम्हारी प्रगति से क्यों चलेंगे? अरे हमारे मोहल्ले की औरतें बहुत बुरी हैं और उनका काम तो बस अच्छे घरों को तोड़ना है। लेकिन तुम उनकी बातों में क्यों आ रही हो? और उस दिन भी हमने तुम्हें नहीं रोका था बेटा। बस ये कहा था कि अगर तुम मेहमानों के सामने होती तो और अच्छा होता। लेकिन तुम्हारा क्लाइंट के पास जाना जरूरी है तो तुम जाओ, ऐसा कहा था हमने। और भाभी, माना कि मैं घर में सबसे छोटी हूँ, लेकिन मुझे भी हर बात की समझ है। और सच तो ये है कि आपने ही अपनी नजर में हम सबको बुरा बना दिया है और इसीलिए आपको हम लोग बुरे लगने लगे हैं।
अगर हम आपके लिए कुछ अच्छा भी करें तो वो भी आपको बुरा लग रहा है, और ये सब उस नजरिए में लाए हुए बदलाव के कारण हो रहा है। अरे बस करो तुम। अभी भी फिर से मीठी बोली बोलकर आप सब लोग अच्छे बन रहे हो ताकि मैं भावनाओं में बह जाऊं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। हाँ तो मत बहो। देखो नेहा, अगर तुम्हें हम सबके प्यार और अच्छाई पर इतना ही शक है तो चली जाओ ना यहाँ से, और रहो अपने मायके में ही। ठीक है, नहीं रहूंगी मैं यहाँ पर। वैसे भी मुझे ऐसे नकली लोगों के साथ रहने का कोई शौक नहीं है। अरे बस कर भुवन बेटा, ये तो क्या कह रहा है। और नहीं तो क्या। और रुक जाओ बहू, ऐसे गुस्से में इतने बड़े फैसले नहीं लेते बेटा। लेकिन नेहा किसी की नहीं सुनती और गुस्से में वो अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके चली जाती है, जहाँ जाने के बाद दीपिका उसे देखकर एकदम हैरान रह जाती है। ये तुमने क्या किया नेहा? मैंने तो तुम्हें ये कहा था कि अपने ससुराल वालों के साथ सख्ती से पेश आओ, लेकिन इतनी भी सख्ती से नहीं कि तुम अपना ससुराल छोड़कर बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ वापस आ जाओ। ऐसा नहीं है भाभी, पानी सर के ऊपर जा चुका था। सबके सब बस अच्छा बनने का ढोंग कर रहे थे मेरे साथ, और धीरे धीरे उनका असली चेहरा मुझे समझ आ रहा था, और इसीलिए मैंने ये फैसला ले लिया। ससुराल से दूर रहकर नेहा का मन नहीं लगता, लेकिन फिर भी गुस्से के कारण उसे वही रहना पड़ता है। वही दूसरी तरफ उसके ससुराल वाले भी काफी चिंतित होते हैं। ऐसे ही एक रात, देखो दीपिका, कल दोपहर तक सारा खाना तैयार हो जाना चाहिए। जो जो मैंने बताया है वो सब बनाना। लंच के लिए मेरी सहेलियां आने वाली हैं, लेकिन मैं तो सुबह ही मंदिर चली जाऊंगी। फिर दोपहर में 1 बजे तक उन सबके साथ वापस घर लौटूंगी। अरे क्या हूँ? सही से जवाब देना नहीं जानती क्या तू? ठीक है माँ जी, बना दूंगी मैं। अब तो ठीक है ना? फिर अगले दिन जब जया अपनी सहेलियों के साथ घर लौटती है, तभी दीपिका ने कोई काम नहीं किया होता। अरे कोई इतना नालायक कैसे हो सकता है भला? मैंने तुझे कल रात को ही कह कर रखा था कि खाना बना देना, लेकिन फिर भी तूने कुछ भी नहीं बनाया, और यहाँ मस्त आराम फरमा रही है तू। अब बाहर बैठी मेरी सहेलियां क्या खाएगी? तेरा सर। बस कीजिए माँ जी, मुझ पर ऐसे मत चिल्लाइए और झूठ मत कहिए। आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया था, और ऐसे ऐन वक्त पर आकर मुझे बता रही हो, और हमेशा की तरह सुनाई जा रही हो मुझे। अरे माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल दीपिका की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो सुबह से आराम कर रही है, और वो तो अभी दोपहर का खाना बनाने जा ही रही थी कि तभी आप आ गई और हमेशा की तरह इस बेचारी को डांटने लग गई। अरे इसकी तबीयत कुछ खराब बराब नहीं हुई है, एकदम हट्टी कट्टी है ये। उदास होकर दीपिका वहां से चली जाती है। देखा माँ, आपके कारण वो फिर से उदास हो गई। नहीं भैया, इसमें माँ की कोई गलती नहीं है। असल में तो भाभी ही यहाँ पर गलत है। क्या? हाँ भैया, मैंने कल रात को ही माँ को भाभी से आज दोपहर के बारे में बताते हुए देख लिया था, और भाभी ने आज झूठ कहा कि माँ ने उन्हें पहले कुछ भी नहीं बताया, जबकि इन्होंने तो उन्हें सब बता के रखा था, और भाभी तो बस तबीयत खराब होने का नाटक कर रही है। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से। वो सुबह से 2 घंटे तक उनकी सहेलियों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पे गप्पे लड़ा रही थी। क्या? कोई तुम लोग कहते हो कि मैं चिल्लाती रहती हूँ, बुरी हूँ और निर्दयी हूँ। देखा ना नेहा तूने, इतनी झूठी है वो दीपिका। अरे वो हमेशा ही ऐसा झूठा नाटक करती है, और अपने 2-4 मगरमच्छ के आंसू बहाकर तुम लोगों की नजरों में बेचारी बन जाती है। लेकिन माँ, अगर ऐसा ही है तो आपने उन्हें जॉब करने के लिए क्यों मना कर दिया? और उस दिन भी जब आप ट्रिप पर गई थी, तब आपने उनके लिए सामान क्यों नहीं लाया? पहली बात तो ये है कि मैंने उसे जॉब करने से बिल्कुल नहीं रोका था, और ना ही मैंने उसे कोई बुरे ताने दिए थे। मैंने तो बस इतना कहा था कि अगर तू कोई काम अपने हाथ में ले रही है तो उसे ठीक से पूरा करना। और हाँ, मैंने उसके लिए भी कई सारा सामान लाया था, लेकिन वो सामान कहीं खो गया,
और उसने हमेशा से मुझे गलत ही साबित किया है। अरे उसे ही कोई जॉब करनी नहीं होगी। अब तू ही सोच, उसे तो घर के काम करने में ही दुनिया भर का आलस आता है, तो बाहर के काम वो कैसे करेगी? अब तरुण को तो वो सीधे मुंह मना नहीं कर सकती ना, इसीलिए उसने मुझे बुरा बनाकर जॉब करने के लिए मना कर दिया। ये आप क्या कह रही हो माँ? अगर ये सच्चाई है तो उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। दीपिका को ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ। देखो बच्चों, मैं मानती हूँ कि मैं थोड़ी गुस्सैल हूँ, चिल्लाती हूँ तुम लोगों पर, लेकिन मैं तुम सबसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे तुम लोगों की चिंता बनी रहती है। और अगर ऐसा नहीं रहता तो मैं तुझे ब्याह कर भूल जाती ना। लेकिन आज 1 महीना हो गया है और इसमें एक दिन भी ऐसा गया है क्या जब मैंने तुझे दिन में 3-4 बार कॉल ना किया हो? लेकिन तूने तो मेरा एक भी कॉल नहीं उठाया। शायद आप सही कह रही हूँ माँ। भाभी की बातों में आकर मैंने अपने ससुराल वालों को ही गलत समझा, जबकि वो लोग तो कितने अच्छे हैं। अरे मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि उस मूर्ख औरत की बहकावे में मत आना, लेकिन तू आ ही गई। और अब देख, उसकी सुनने के कारण तूने अपने ससुराल वालों के साथ नाता तोड़ दिया। दीपिका से मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। खैर, वो तो सुधरने से रही और ना ही हम उसे जबरदस्ती सुधार सकते हैं। लेकिन नेहा, अब भी वक्त हाथ से गया नहीं है। तुम जाओ अपने घर और अपने ससुराल वालों से जाकर माफी मांगो। अरे वो लोग तो सच में बहुत अच्छे लोग हैं। तुम्हारे पति भुवन ने भले ही उस दिन गुस्सा किया था तुम पर, लेकिन वो मुझे हर रोज कॉल या मैसेज करता है और तुम्हारे ही बारे में पूछता है। अरे दीपिका तो अपनी घर गृहस्थी ठीक से संभालने से रही, लेकिन तू अपनी अच्छी भली गृहस्थी मत उजाड़ और वहां जाकर सब कुछ ठीक कर दे। अगर तू सच्चे दिल से माफी मांगेगी तो वो लोग तुझे माफ कर देंगे। हाँ माँ, अब तो मैं वही करूंगी और अब मैं किसी के बहकावे में बिल्कुल नहीं आऊंगी, ना भाभी के ना किसी दूसरे लोगों के। और अब मैं अपने ससुराल वालों से माफी मांग कर अब एक नए सिरे से शुरुआत करूंगी। एंड सॉरी माँ, आपको भी मैंने बहुत गलत समझा, जबकि आपके गुस्से और आपके डांट के पीछे आपकी गहरी ममता और प्यार छुपी हुई है। फिर अंत में नेहा अपने ससुराल जाकर सबसे माफी मांगती है और वो लोग भी उसे खुशी खुशी माफ कर देते हैं, जिसके बाद सभी नेहा का पेंडिंग बर्थडे सेलिब्रेशन पूरा करते हैं और हंसी खुशी साथ रहते हैं। ये आप क्या कह रही हो भाभी? आप माँ से ये कैसी बातें कर रही हो? आपको थोड़ी भी तमीज नहीं है क्या? अरे तुम्हारी माँ ने काम ही ऐसे किए हैं, तो मैं ही क्या, कोई भी इन्हें यही बोलेगा। और माँ जी, आपने मेरी माँ को फोन करके मेरी शिकायत क्यों की? अरे नहीं बहू, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अरे आप क्या मुझे पागल समझती हो क्या? आपने अपनी गलतियां तो कभी नहीं देखी, लेकिन मेरी तीखी जबान से आपको बहुत चिढ़ मचती है। ऐसा नहीं है बहू, मैंने तो बस ये कहा था कि तू कुछ ज्यादा ही बोलती है और बोलने से पहले कुछ भी नहीं सोचती। देखिए माँ जी, मैं सोच समझकर शहद में डुबाकर बात नहीं बोल सकती। जो बोलती हूँ वो सच बोलती हूँ। और आपको शर्म नहीं आती क्या? भला अपनी ही बहू की कोई ऐसे शिकायत करता है क्या? बस कीजिए भाभी, कब से आप माँ को क्यों सुनाई जा रही हो? अरे एक बार माँ की पूरी बात तो सुन लो कि वो आखिर क्या कहना चाहती है। तुम तो इसमें कुछ भी मत बोलो प्रीति। जब तुम्हारी सास तुम्हारी शिकायत माँ से करने आएगी ना, तब पता चलेगा कि कैसा लगता है। और माँ जी, आप एक औरत हो, माँ हो, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी हरकत करते हुए आपको शर्म कैसे नहीं आई? देख बहू, तू चाहे तो अपनी माँ से पूछ ले, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। 1-2 बात ऊपर नीचे हो गई होगी, लेकिन मैंने तो तेरी तारीफ ही की है। आप तो रहने ही दो माँ जी, मैं सब जानती हूँ। आप मेरी माँ से बुराई कर रही थी। अरे वो तो अच्छा हुआ जो आज मैंने माँ को हालचाल पूछने के लिए फोन कर दिया और तभी मुझे आपकी ये सच्चाई का पता चल गया, वरना तो मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता कि आप मेरी माँ से मेरे पीठ पीछे चुगली करती हो। बस कर बहू, मैं सच बोल रही हूँ।
मैंने कोई चुगली नहीं की है। देख, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं करना तो मत कर, लेकिन कम से कम अपनी माँ से तो पूछ ले। तुझे उनकी बातों पर तो विश्वास हो जाएगा ना। अब ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है माँ जी। आपकी ये चालाकियां मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। अगर आपके सामने मैं अपनी माँ को फोन करूंगी तो वो आपकी ही साइड लेगी ना। अरे आपकी वजह से आज पहली बार मुझे मेरी माँ ने सुनाया है। वैसे तो शादी के बाद घर परिवार सब बदल जाता है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे ऐसा भी परिवार मिल सकता है। बस कर बहू, तो खामखा मुझे इतना क्यों सुना रही है? अरे तुझे इस घर में आए कितने दिन हो गए हैं? तू हमारे साथ कब से रह रही है? तो तू ही सोच के बता, क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि मैं तेरी शिकायत करूंगी? अरे मैंने तो तुझे अपनी बेटी की तरह माना है। अरे आपने तो बस दुनिया वालों की नजर में अच्छा बनने के लिए मुझे अपनी बेटी कहा है, लेकिन असल में तो आपने मुझे अपनी बेटी कभी नहीं माना। तभी तो मुंह उठाकर मेरी शिकायत कर दी आपने। मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ कि आपको मुझसे जो भी परेशानी है वो आप आकर मुझे बताओ। और अगर आज के बाद मेरी माँ को फोन करके कुछ भी कह दिया वो अच्छा नहीं होगा माँ जी। बस कीजिए भाभी, आप मेरी माँ को धमकी दे रही हो। अरे कभी कभी अपनी भी गलती मान लिया करो ना। हर बार आप ही सही नहीं हो सकती। तू तो चुप ही बैठ प्रीति। ये सास और बहू के बीच की बात है, इसीलिए तुम्हारा चुप रहना ही बेहतर होगा। अरे तुम लोग घर को कितना गंदा रखते हो। वो तो अच्छा है कि साफ सफाई मैं करती हूँ, वरना तो तुम लोग किसी गंदे कॉकरोच की तरह रहते हो। मीनाक्षी की बातें रेखा को सीधे तीर की तरह चुभती है। फिर कुछ दिनों के बाद जब सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं तभी, अरे तुम कौन हो और सीधा घर में कैसे घुसी आ रही हो? अरे मैं काम वाली है मैडम, और मुझे बुलाया गया है इसलिए मैं आई है, और इसे मैंने ही बुलाया है। तुम लोगों से तो घर की साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं होती, और मैं अकेले सारा काम कब तक करती रहूंगी, और इसीलिए मैंने इस काम वाली को रखा है। चलो अच्छा है बहू, अगर काम वाली की वजह से हमारे घर में शांति बनी रहेगी तो हमें उससे कोई एतराज नहीं है। काम वाली बबली के आने के बाद घर के माहौल में थोड़ा बदलाव आने लगता है। फिर कुछ दिनों के बाद जब घर के सभी लोग खाना खाने बैठते हैं तभी, ओफो प्रीति, ये क्या मैनर्स है? दाल लेनी है तो तरीके से निकालनी चाहिए ना। अब देखो, आधी दाल तो तुमने नीचे ही गिरा दी। अरे भाभी, अब मैंने ये जानबूझकर थोड़ी ना गिराया है, गलती से गिर गया ना। अरे तुम लोग तो एकदम गवार हो, कोई मैनर्स नहीं है तुम में। जब भी मैं तुम लोगों के साथ खाना खाने बैठती हूँ तब तो मेरे गले के नीचे निवाला तक नहीं उतरता। अरे मेम साहब, इतनी सी बात के लिए इतने किचकिच काय को कर रही हो? मैं किस लिए है, मैं कर देगी ना साफ। और खाना खाते समय थोड़ा नीचे गिरना अच्छा ही होता है। कहते हैं कि उसी बहाने चींटियों को भी खाना मिल जाता है। देखो बबली, तुम ज्यादा बकवास मत करो, और ये हमारे घर की बात है। अरे हमारे घर में तो किसी को भी मैनर्स नहीं है, इसीलिए तुम तो चुप ही रहो। और हाँ, खाना बनाने से पहले हाथ को अच्छे से साफ कर लेना, फिर उसके बाद ही खाना बनाना। टेंशन नको मेम साहेब, मैं अच्छे से अपने हाथ साफ करेगी। देख लो माँ जी, एक तरफ आप लोग हो और एक तरफ ये नौकरानी बबली है, और इसे भी साफ सफाई का असली मतलब पता है, लेकिन आप लोग तो एकदम गवार हो। बस करो मीनाक्षी, तुम बबली के आगे हम सबको नीचा कैसे दिखा सकती हो? अगर मैं बबली के आगे तुम लोगों को नीचा दिखाऊंगी शायद तभी जाकर तुम लोगों को शर्म आ जाएगी, क्योंकि आप लोगों को देखकर तो यही लगता है कि आप में शर्म नाम की तो कोई चीज नहीं बची है। मीनाक्षी की बदतमीजी और उसकी जबान का कड़वापन अब हर दिन बढ़ता ही जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद जब मीनाक्षी सब्जियां लेकर घर आती है तभी, हैप्पी बर्थडे। अरे वाह, आप सबको मेरा बर्थडे याद था। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे मेम साहब।
आपको पता है, आपके घर वालों ने बहुत ही मेहनत से ये घर सजाया है। हाँ मीनाक्षी, भले ही घर में कैसा भी माहौल क्यों ना हो, लेकिन तुम हम सबके लिए बहुत जरूरी हो। तो फिर हम तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकते हैं? अरे बस बस, बातें बाद में कर लेना। चलिए भाभी, पहले केक कट करते हैं। सीरियसली, ये मेरा बर्थडे केक है? हाँ बहू, ये मैंने खुद ने बनाया है। तुझे बाहर का कुछ भी खाना पीना पसंद नहीं है ना, इसीलिए मैंने खुद घर पर ही अपने हाथों से बनाया है। और हाँ, साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा है। तू खा कर देख, तुझे बहुत पसंद आएगा। प्लीज माँ जी, मैं ये केक बिल्कुल नहीं खा सकती। ये अच्छी बात है कि आप सबको मेरा बर्थडे याद था और मैं इसके लिए बहुत खुश भी हूँ। लेकिन थोड़ा तो सोचते ना, ये किस तरह के बलून लगाए हैं? सब अलग अलग कलर के हैं, एकदम सतरंगी टाइप के। अरे थीम नाम की भी कोई चीज होती है ना। और आप सबको क्या हो गया है? थोड़ा तो तैयार होकर आते ना। अरे भाभी, हम सब तो तैयार होने जा ही रहे थे, लेकिन आप ही बाजार से जल्दी आ गई। अच्छा, तो इसमें भी मेरी ही गलती है। अरे बर्थडे मेरा है, मेरे लिए प्लान बनाया था ना, तो आप लोग अपना दिमाग नहीं लगा सकते क्या? और इस नौकरानी को मेरे बर्थडे में क्यों शामिल किया है? ये तू क्या कह रही है बहू? ये भी हमारे परिवार की तरह ही है। रोज इसका आना जाना रहता है, तो हमें भी इससे कितना लगाव हो गया है। सच में माँ जी, आपकी सोच तो कितनी छोटी है और आप लोग इस सोच से कभी ऊपर नहीं आ सकते। अरे ये एक नौकरानी है, हमारे घर में काम करने आती है, तो इसे सर पर चढ़ाने की क्या जरूरत है? छोड़ो, मुझे तो अब कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। हो गया मेरा बर्थडे। मीनाक्षी किसी की भी भावनाओं की कदर ही नहीं करती। ऐसे ही दिन निकल रहे थे, लेकिन घर का माहौल रोज इसी तरह खराब होने लगता है। ऐसे ही एक दिन, आइए दीदी, सफर में आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं, मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई। मयांक जो स्टेशन लेने आया था। अरे बुआ जी, आपकी चप्पल कहाँ पर है? चप्पल तो मैंने बाहर ही उतार दी। अब घर में चप्पल पहनकर आना अच्छा थोड़ी ना लगता है। और मुझे मेरा कमरा बता दो, क्योंकि मैं पहले नहाना चाहती हूँ। पता नहीं रास्ते में कैसे कैसे लोग थे, ट्रेन में भी कितनी भीड़ थी, इसीलिए नहा लूंगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। मीनाक्षी को गुड्डन का स्वभाव काफी अच्छा लगता है। अरे देखा भाभी, ये बिस्तर पर इतनी धूल क्यों जमा है? नीचे भी तेल गिरा पड़ा है। हाँ, वो अभी तक झाड़ू पोछा नहीं हुआ है ना, इसलिए इतना गंदा है। अरे तुम लोग भी हद करते हो, साफ सफाई पहले करनी चाहिए ना। पर कोई बात नहीं, घर पर मेहमान होते हैं तो वैसे भी 100 काम रहते हैं। हाँ दीदी, वो तो है। अरे आप भी किसे बता रही हो बुआ जी? माँ जी से तो साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं होती, इन्हें तो बस बहाने देना आता है। तूने बिल्कुल सही कहा, ये तो बिल्कुल ही आलसी है। लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं है कि रेखा साफ सफाई नहीं करती, बल्कि वो तो जो कोई भी काम करती है वो एकदम अच्छे से करती है। ऐसा है क्या? वैसे आपको पता है बुआ जी, अब तक माँ जी ने मुझे जितने भी लोगों से मिलवाया है वो सब ऐसे ही है, एकदम गंदगी में रहते हैं, घर को भी कितना गंदा रखते हैं। लेकिन माँ जी को उससे कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि माँ जी खुद भी एकदम गंदगी मचाती रहती हैं। तो आप तो उल्टा बोल रही हो। पता नहीं पहले काम करती होगी, लेकिन अब तो इनसे कोई काम नहीं होता, बस बहाने देती रहती है। अरे मेम साहब, आप अम्मा जी के लिए ऐसा क्यों कह रही हो? अब उन्हें भी ऐसा रहना अच्छा थोड़ी ना लगता है। एक वक्त के बाद शरीर भी जवाब दे देता है, लेकिन फिर भी अम्मा जी से जितना होता है वो उतना करती है। तू तो चुप ही रहे बबली। अरे कितनी बार समझाओ तुझे मैं कि हमारे घर के मामले में ज्यादा टांग मत डाला कर। सामने बुआ जी बैठी है मेरे, और वो आती ही कैसे हर चीज को देखने परखने लगी है, लेकिन माँ जी से तो वो तक नहीं होता। अरे बहू, तू जो कुछ भी कह रही है वो सब ठीक होगा,
लेकिन ये सब तू मुझे क्यों बता रही है? भले ही मैं तेरी बुआ हूं, लेकिन हूं तो बाहर वाली ही ना। तो तू अपने ही घर की बुराई मेरे आगे क्यों कर रही है? क्योंकि आप तो एकदम मेरी तरह हो बुआ जी, और ऊपर से आप माँ जी की उम्र की हो। इसीलिए मैं सोच रही थी कि इसी बहाने माँ जी को भी आईना दिखा दूं कि अगर वो खुद भी घर को साफ रखना चाहती है तो वो ये काम कर सकती है, लेकिन बस वो ये करना नहीं चाहती। बस कर बहू। अरे जिस तरह से तू अपनी सास की बुराई कर रही है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि घर को भले ही तो गंदा नहीं रख सकती, लेकिन रिश्तों में सफाई रखना तू नहीं जानती। ये आप क्या कह रही हो बुआ जी? मैंने तो आपकी तारीफ की है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप मुझे उल्टा कुछ भी बोलती जाओ। मैं नहीं बहू, तू ही कुछ भी बोल रही है। अरे तेरी सास की शक्ल देख, कैसे शर्म से नजर झुका रही है वो। गुड्डन की बातें सुनकर मीनाक्षी का मुंह बन जाता है, लेकिन अकड़ अब भी वही थी। फिर कुछ दिनों के बाद, अरे क्या हुआ बहू, यू बाल्टी क्यों पटक रही है तू? मैंने कूड़े वाले को कितनी बार कहा है कि सुबह के समय टाइम पर कूड़ा लेने आया करे, लेकिन वो मेरी एक भी बात नहीं सुनता। हर बार वो शाम में ही आ जाता है। अरे बहू, उसे शाम में आने के लिए मैंने ही कहा था। दरअसल उसकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसे घर भी देखना होता है। इसीलिए मैंने ही कहा कि तू शाम में ही आया कर। सच में माँ जी, आपकी अक्ल तो घुटनों में ही है। अरे शाम में तो हम सब नहा चुके होते हैं, तो ऐसे में कूड़े की बाल्टी को हाथ कौन लगाता है? और आप भी एक नंबर के बेवकूफ हो जो आप उसकी बातों में आ गई। ऐसी बात नहीं है बहू, मैं किसी की बातों में नहीं आई हूँ। उसकी मजबूरी है वो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा माँ जी कि आपका दिल इतना पिघलता है या फिर आपको महान बनने का शौक है। अरे नहीं मेम साहब, अम्मा जी बिल्कुल सही कह रही है। वो कूड़े वाला मेरे ही घर के पास रहता है और वो सच में काफी परेशान है। देखिए, मुझे किसी की मजबूरी से कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर वो आदमी कल सुबह नहीं आएगा तो उसका यहाँ से दाना पानी उड़ जाएगा। अब मीनाक्षी की वजह से कूड़े वाले को सुबह आना ही पड़ता है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद जब सब अपने कमरे में बैठे होते हैं, तभी, जाओ मयंक, दवाई खाकर आओ। नहीं मीनाक्षी, बाहर जाने की मेरी बिल्कुल भी हालत नहीं है। तभी मयंक वॉशरूम की तरफ जाने लगता है और बीच में ही मयंक उल्टी कर देता है। छी मयंक, अरे क्या है ये सब? इतना भी कंट्रोल नहीं कर सकते क्या? अब मैं इसे साफ नहीं करने वाली, खुद ही साफ करो ये। तभी वहां पर मीनाक्षी की माँ जया आती है और वो उसे थप्पड़ लगाती है। पायल ऑफिस से जा ही रही होती है कि तभी, पायल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसे आधा अधूरा काम छोड़कर तुम कहाँ जा रही हो? सर, मेरी सास का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे जाना ही होगा। प्लीज आज के दिन एडजस्ट कर लीजिए। अरे पिछले 2 से 3 महीने से तुम्हारा यही नाटक चल रहा है, कभी ये तो कभी वो। सर मैं जानती हूँ, मेरे कारण यहाँ पर बहुत दिक्कतें हो रही है, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं जितने भी घंटे जा रही हूँ उतने घंटों का काम मैं बाद में निपटा दूंगी। देखो पायल, अपनी निजी और कामकाजी जिंदगी को अलग अलग रखकर संभालना सीखो, वरना मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें नौकरी से निकालना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं समझ गई। पायल फौरन हॉस्पिटल जाने के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे उर्मिला मिलती है और तब पायल उसे खूब सुनाती है। अरे दीदी, आप यहाँ पर? उर्मिला, अरे तू इतनी बेअक्ल कैसे हो सकती है? तुझे मैंने माँ जी की देखभाल करने के लिए काम पर लगाया था और तू उन्हें ही छोड़कर चली गई। अब उनका एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ उर्मिला, ये सब तेरे कारण ही हुआ है। अगर तू आज उनके साथ रहती तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देवा रे देवा, लेकिन दीदी, मेरा काम आज 1 घंटे पहले ही खत्म हुआ था, इसीलिए मैं आज जल्दी निकल गई काम से। और मैंने आंटी जी को पूछा भी था कि मैं जा सकती हूँ क्या,
तो उन्होंने मेरे को हाँ बोला था, इसीलिए मैं चली गई। अरे लेकिन तूने उन्हें पूछा ही क्यों? तुम्हें मैंने पहले ही कहा था ना कि माँ जी को 1 मिनट के लिए भी कभी अकेला मत छोड़ना। जरूर तुम्हारे जाने के बाद ही माँ जी घर से बाहर निकली होंगी और उनके भूलने की बीमारी के कारण वो रास्ता भूलकर कहीं खो गई होंगी और इसी बीच उनका एक्सीडेंट हुआ होगा। बाप रे, मेरे को माफ कर दो दीदी, लेकिन मेरे को सच में पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मैं भी चली गई आपके साथ हॉस्पिटल में। कहीं भी आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अभी दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। अगर माँ जी को कुछ कम ज्यादा हुआ तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी, बस इतना याद रखना। अरे लेकिन दीदी, हे गणपति बप्पा, आंटी जी को कुछ भी मत होने देना, उनकी तबीयत ठीक करना और ये दीदी का तपा हुआ दिमाग भी शांत कर देना। आज तो वो जाम भड़की हुई है। फिर हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद, क्या हुआ डॉक्टर? माँ जी ठीक तो हो जाएगी ना? बताइए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराइए मत मैडम, पेशेंट का माइनर एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए कम चोट आई है। लेकिन अगर ये मेजर एक्सीडेंट का केस होता तो इनकी जान जोखिम में भी जा सकती थी। लेकिन भगवान का शुक्र है कि आपकी सास के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उन्हें 2 से 3 दिन तक हॉस्पिटल में ही रखना होगा, उसके बाद ही उन्हें डिस्चार्ज मिलेगा। ठीक है डॉक्टर, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि माँ जी को कोई चोट नहीं आई। पायल की जान में जान आती है। लेकिन अगले दिन जब उर्मिला फिर से काम पर आती है, तभी पायल उसे धक्के मारकर दरवाजे के बाहर निकालती है। ये आप क्या कर रहे हो दीदी? मेरे को ऐसे घर के बाहर काहे को निकाल रहे हो? क्योंकि अब तुम्हें यहाँ पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। मैंने और मेरे परिवार ने बहुत सहन कर लिया तुम्हें, लेकिन अब नहीं। क्या? अरे आज तक तुमने जितनी भी गलतियां की है मैंने सब माफ किया है, लेकिन इस बार जो तुमने गलती की है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हें घर पर रहना बहुत पसंद है ना, तो जाओ वहीं पे रहो। अब से तुम्हें यहाँ पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां जाना है वहां जाओ, मौज मस्ती करो। लेकिन दीदी, लेकिन कुछ नहीं। अरे तुम एक नौकरानी हो, तुम्हें तुम्हारी औकात में ही रखना चाहिए था। लेकिन हमने तो तुम्हें एक परिवार का सदस्य माना और यही हमारी गलती थी। तुम जैसे नालायक लोग बस बेशर्म होते हो। किसी के एहसानों की कोई कीमत नहीं होती तुम्हें। लेकिन आज के बाद मुझे अपनी ये मनहूस शक्ल कभी मत दिखाना, समझी कि नहीं? ऐसा मत बोलो ना दीदी। अरे मैं किधर जाएगी? मेरा एक ही काम है, और अगर आप मेरे को ऐसे काम से निकाल देगी तो मेरे खाने पीने के वांदे हो जाएंगे। मेरे को एक आखिरी बार मौका दे दो दीदी। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। प्लीज दीदी, आपसे विनती करती हूँ मैं। नहीं उर्मिला, अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। तुम एक गैर जिम्मेदार औरत हो और अब तुम्हारे भरोसे मैं अपनी सास और छोटी बेटी को हरगिज नहीं छोड़ सकती। चलो निकलो यहाँ से। अभी तो मैंने तुम्हें धक्के मारकर निकाला है, लेकिन 2 मिनट में अगर तुम नहीं गई तो मैं तुम्हें थप्पड़ भी मार सकती हूँ। मोहल्ले वालों के सामने पायल उर्मिला का खूब अपमान करती है और उर्मिला बेबस होकर वहां से चली जाती है। फिर उर्मिला के जाने के बाद अब घर के सारे काम का लोड पायल और अरविंद पर ही आता है। तुमने जो भी किया बिल्कुल सही किया पायल। उस उर्मिला को रखकर अब कोई फायदा नहीं। 1 नंबर की लापरवाह और बेवकूफ औरत है वो। हाँ अरविंद, वैसे पायल, मेरे पेट में चूहे डिस्को डांस कर रहे हैं। बहुत जोरों की भूख लगी है यार। क्या बनाया है खाने में? अरविंद, थकान के कारण मुझ में अब इतनी ताकत ही नहीं रही कि मैं कुछ खाने के लिए बनाऊं। इसलिए आज हमें बाहर से ही खाना मंगवाना होगा और कल से हमें 1-1 घंटा जल्दी उठना होगा और सारे कामों को बांटना होगा। क्या? हाँ अरविंद, अभी नई नौकरानी आने तक हमें ही घर के सारे काम करने होंगे और मैं अकेले घर के सारे काम नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें भी मेरा हाथ बटाना होगा। बाकी मैं कुछ नहीं जानती। ठीक है पायल, अब क्या ही कर सकते हैं। मजबूरी है तो करना ही पड़ेगा। मैं सारे रसोई के काम निपटा लूंगी
और तुम तब तक कपड़े धोकर झाड़ू पोछा कर देना। क्या? अरे पागल वागल हो गई हो क्या तुम? हाँ तो उसमें क्या हुआ? मुझे तुमसे ज्यादा काम होगा रसोई में। पहले नाश्ता बनाओ, फिर दोपहर का टिफिन, फिर सारे बर्तनों को धोकर रखना होगा, फिर यीशु को स्कूल के लिए रेडी भी करना होगा। उसके बाद फिर ट्रेन पकड़कर जॉब पर जाना होगा। इसीलिए कह रही हूँ, मुझे भी बहुत काम है। और तुम अब अपनी बहानेबाजी बंद करो और इज्जत से काम करो। कोई ना नुकुर नहीं सुनना है मुझे। देखो पायल, मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ, मुझसे जैसे हो पाएगा मैं वैसे ही सारा काम करूंगा। मुझसे ज्यादा उम्मीदें मत रखना। इस तरह अब अरविंद और पायल आधे आधे काम बांट लेते हैं। मम्मा मम्मा, मेरी चोटी बांध दो ना जल्दी, और मुझे आज आपके हाथ से ही खाना खाना है। ओफो ईशु, तुम देख रही हो ना मम्मा कितने सारे कामों में उलझी हुई है। अरे कोई बात नहीं बहू। ईशु बिटिया, मैं बांध देती हूँ तेरी चोटी, और साथ ही तुझे नाश्ता भी खिलाती हूँ। ठीक है दादी? माफ करना माँ जी, लेकिन अब जब तक नई नौकरानी नहीं मिल जाती तब तक हमें ही मिल बांट कर सारे काम करने होंगे। इसीलिए अगर आप सूखे हुए कपड़ों को घड़ी करके अलमारी में रख देती तो बहुत अच्छा होता। और साथ ही शाम में मैं ऑफिस से लौट कर आऊं उससे पहले सारी सब्जियां भी काट कर रख देना, क्योंकि घर आने के बाद उतना ही मेरा काम भी बच जाएगा। ठीक है बहू, मैं कर दूंगी, और तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। घर का काम करना मेरा भी तो फर्ज है। शुक्रिया माँ जी, मुझे इतना समझ कर लेने के लिए। अरे बहू, ये तो कैसी बातें कर रही है। चल जाकर अपने बाकी के काम संभाल ले। आज अगर तू ऑफिस लेट पहुंची तो शाम में घर वापस आने में भी लेट हो जाएगा तुझे, और शाम में तो तुझे ट्रेन जल्दी मिलती भी नहीं है। हाँ माँ जी, वो भी है। मुसीबतें तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, एक के बाद एक बस हाजिर हो जाती है। अब क्या करे बहू, यही तो जीवन होता है। अब पायल और बाकी के घर वाले नौकरानी की तलाश करना शुरू करते हैं। यार मिहिका, अगर तेरे पहचान में कोई नौकरानी होगी तो बता देना मुझे। पूरे 12 घंटे के लिए चाहिए मुझे नौकरानी। यार पायल, माफ करना बहन, लेकिन सच कहूँ तो मेरी पहचान में ऐसी कोई भी नौकरानी नहीं है। उल्टा तू ही मुझे कोई नौकरानी ढूंढ कर दे। मेरी चचेरी बहन को अभी हाल ही में एक बच्चा हुआ है, इसीलिए उसे अपने घर पर नौकरानी रखनी है। उसकी पुरानी नौकरानी को अचानक से गांव जाना पड़ा, इसीलिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अरे लेकिन तेरी नौकरानी को क्या हुआ है? तेरे घर पर तो पूरे दिन की नौकरानी आती थी ना? आती थी यार, लेकिन अभी नहीं आती। मैंने ही उसे काम से निकाल दिया है। क्या बात कर रही है? लेकिन तूने उसे काम से क्यों निकाला? फिर पायल मिहिका को सब कुछ बताती है। हे भगवान, ये आजकल की नौकरानियां ऐसी ही होती है, इसीलिए इन्हें ज्यादा सर पर चढ़ाना ही नहीं चाहिए। आखिर में ये अपनी औकात दिखा ही देती है। ऐसी बात नहीं है यार, मेरी नौकरानी अच्छी थी, लेकिन इस बार उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया, इसीलिए मुझे उसे निकालना पड़ा। फिर एक दिन पायल और अरविंद अखबार में इश्तिहार देखकर एक नौकरानी को घर पे बुलाते हैं, लेकिन उसके साथ भी उनकी बातचीत पक्की नहीं हो पाती। क्या? अरे तुम कितने पैसे मांग रही हो? ऊपर से तुम्हारा काम भी कम है। अरे खाना 2 बार ही बनेगा से तुम्हारा क्या मतलब है? चाय पानी वगैरह कौन बनाएगा? और माँ जी को अगर कुछ खाने का मन करे या फिर मेरी बेटी को कुछ खाने का मन करे तो वो तो तुम्हें बनाना ही होगा ना। नहीं रे बाबा, देखो मैम साहब, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं एक्स्ट्रा का काम करेगा ही नहीं, इसलिए फुकट का मगजमारी नको। आपको परवड़ता है तो बोलो, वरना मैं निकलती है। मेरे पास इतना भी फालतू का टाइम नहीं है। अरे काम वाली होकर कितने तेवर दिखा रही हो। जाओ जाओ, हमें भी तुम्हारी जैसी नौकरानी बिल्कुल नहीं चाहिए। एक नौकरानी होकर खुद को बड़ी महारानी समझ रही हो। सच में पायल, आजकल के जमाने में नौकरानी ढूंढना मतलब रेगिस्तान में पानी ढूंढना। नौकरानी ना मिलने के कारण वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ, अरे ओ उर्मिला, इधर चली रे। आज तो दोपहर के वक्त इधर काम पर नहीं गई क्या आज?
नहीं चमेली। क्यों रे, क्यों नहीं गई काम पर? वो मेरी दीदी ने मुझे काम से निकाल दिया ना, इसीलिए। आई शपथ, देखा, ये सारी मैडम लोग ऐसे ही होती है। शुरुआत में तो मीठा मीठा बोलकर अच्छे से अपना काम निकलवाते हैं, लेकिन बाद में अपनी औकात दिखाई देते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरी ही लापरवाही थी, इसीलिए उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। क्या? उर्मिला अपनी बाकी काम वाली सहेलियों को सब कुछ विस्तार में बताती है। क्या बोलना आजकल के मैडम लोगों को। अरे तुझे क्या कोई सपना आया था क्या कि वो बुढ़िया बाहर निकलेगी और उसका एक्सीडेंट भी हो जाएगा? अरे जाने दे, तो ये सब छोड़ दे और हमारी तरह अलग अलग घरों में जाकर काम कर ले। ये दिन भर की ड्यूटी वालों का काम ऐसे ही होता है। हाँ मुनमुन, अभी मैं अपने लिए नया काम ढूंढ रही हूँ। तुम लोग भी देखो ना जरा, मेरे को काम की बहुत जरूरत है। हाँ रे, तो टेंशन वेंशन मत ले। मैं और चमेली जल्द से जल्द तेरे वास्ते नया काम ढूंढते हैं, ठीक है ना? ठीक है मुनमुन, लेकिन जल्दी ढूंढना। हाँ। वही घर और बाहर की जिम्मेदारियों को अकेले संभालते हुए पायल की हालत भी खराब हो जाती है। पायल, ये सब क्या चल रहा है तुम्हारा? ये ऑफिस है, कोई धर्मशाला नहीं। आज फिर से तुम 1 घंटा लेट हो। हाँ मैं जानती हूँ सर, और इसका मतलब ये है कि अब मुझे आज 1 घंटा एक्स्ट्रा रुककर काम करना होगा। इसीलिए अब आप मुझे कोई भाषण मत दो। पहले ही मेरा दिमाग खराब हो चुका है, तो आप और मत कीजिए। पायल का गुस्सा देखकर उसके बॉस की भी बोलती बंद पड़ जाती है। फिर एक दिन जब ईशु के स्कूल में मीटिंग होती है, तभी तुम्हारे कहने का क्या मतलब है अरविंद? अरे तुम्हारे ऑफिस में तुम एक दिन लेट जाओगे तो चल जाएगा, लेकिन मेरा अब कई बार हो चुका है। इसलिए ईशु की पेरेंट टीचर मीटिंग में तुम्हें ही जाना होगा। फिर मीटिंग अटेंड करने के बाद ही तुम वहां से ऑफिस चले जाना। नहीं पायल, अरे तुम्हें अगर यकीन नहीं हो रहा तो ये लो, मेरे बॉस से पूछ लो फोन पर। हमारे ऑफिस में आज क्लाइंट्स आने वाले हैं और उनके सामने हर एक एम्प्लॉय का मौजूद रहना बहुत जरूरी है। एक तरह से आज इंस्पेक्शन होने वाला है, इसलिए मुझे आज जल्दी पहुंचना है। प्लीज पायल, तुम ही जाओ ना ईशु की स्कूल में, और मुझे माफ करो, लेकिन मैं भी इसमें क्या कर सकता हूँ यार। ठीक है अरविंद, तुम जाओ अपने ऑफिस, जहाँ इतने दिनों से मैं बॉस की डांट सुनती आ रही हूँ। वही आज अपनी बेटी के लिए एक बार सुन लूंगी। कोई बात नहीं। पायल को अब ईशु की स्कूल की मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है और वो उसके बाद ही अपने ऑफिस चली जाती है। आज फिर से मुझे देर तक काम करना होगा। हे भगवान, हर दिन नई मुसीबत। ये कैसा जीवन है? कुछ तो कीजिए, मुझे अकेली से ये सब नहीं हो पा रहा। फिर रात होने पर ट्रेन में भीड़ मिलने के कारण उसकी हालत और खराब हो जाती है और घर तक पहुंचने पर वो गेट के पास ही बेहोश हो जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।